पिछले वीडियो में आपको कोशिका के बारे में, कोशिका के खोज के बारे में और कोशिका के प्रकार यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था। इस वीडियो में कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे, जिसे कोशिकांग कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। कोशिका के अंग को अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और बड़े अंग को अंग कहते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर मुंह जो हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जो हमें आसानी से दिखाई देते हैं। लेकिन कोशिका के अंग को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोशिका के अंग और अंग में अंतर समझने के लिए इसे एक अलग नाम दिया गया है। अंग को इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं और कोशिका के अंग कोशिकांग को ऑर्गेनल्स कहते हैं। कोशिका के अंग कोशिकांग के बारे में विस्तार से अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद ही संभव हो पाया, और जो 1950 में जिस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, उससे कोशिका के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो पाई। पिछले वीडियो में बताया था कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन में सुविधा हो, इसके लिए इसे 3 पार्ट में अध्ययन किया जाता है। पहला जो है वो कोशिका झिल्ली है, दूसरा कोशिका द्रव जिसमें बहुत सारे कोशिका के अंग पाए जाते हैं, और तीसरा जो है कोशिका का केंद्रक है। और इस वीडियो में कोशिका के बाहरी परत कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में अधिक जानकारी 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद ही संभव हो पाया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत ही पावरफुल होता है, और जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हैं, उससे करीब 1,80,000 गुना बड़ा करके किसी वस्तु को देख सकते हैं, और इसकी विभेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। विभेदन क्षमता का मतलब होता है कि किसी पास वस्तु को कितना अलग अलग करके दिखाता है। 1950 वाले सूक्ष्मदर्शी से लाल रक्त कोशिका के बहुत सारे अध्ययन हुए, और इसके रासायनिक संगठन के बारे में मालूम चला। और इसमें यह मालूम चला कि कोशिका झिल्ली जो है वो मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होता है। लिपिड में मुख्य रूप से फास्फोलिपिड होता है, और प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। लिपिड और प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। जैसे कि लाल रक्त कोशिका में लिपिड 52% होता है और प्रोटीन 40% होता है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल 8% होते हैं। इसमें जो फास्फोलिपिड होता है वो द्वि स्तर यानी बाइलेयर में व्यवस्थित होता है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ और जल भी सिरा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इसको यहाँ समझते हैं। इसका जो ध्रुवीय सिरा है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये जल रागी होता है, ये जल की ओर आकर्षित होता है। और जो इसका पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो जल से दूर भागता है। इसका जल भीरु सिरा कहते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला होता है। इसके जल से दूर भागने वाले गुण के कारण ही इसका लेयर बाई लेयर होता है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है अंगभूत प्रोटीन, जो कोशिका झिल्ली के अंदर पूर्णतः या आंशिक रूप से धंसा हुआ होता है, और दूसरा परिधीय प्रोटीन है, जो कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर भी निकला हुआ होता है। जो अंदर की तरफ धंसा हुआ प्रोटीन होता है उसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और जो कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर भी निकला हुआ होता है उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ये कोशिका के अंदर और बाहर भी निकला हुआ होता है। कुछ प्रोटीन कोशिका झिल्ली के बाहर थोड़ा थोड़ा धंसे हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है कोशिका झिल्ली के अंदर कहीं कहीं पर धंसे हुए होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कोशिका झिल्ली के बाहर किसी लिपिड या प्रोटीन पर चिपके हुए होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन पर चिपका हुआ है तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर लिपिड पर किसी चिपका हुआ है तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। उसका झिल्ली का विस्तृत मतलब कि उन्नत नमूना सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने 1972 में पेश किया। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे कोशिका झिल्ली के मॉडल प्रस्तुत किए गए, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन सिंगर और निकोलसन का मॉडल बहुत ही अच्छा था। ये कोशिका झिल्ली को पूरी तरह से व्याख्या कर पाया, जिसके वजह से इनके मॉडल को मान्यता दी गई। इनके मॉडल को लिक्विड मोजेक मॉडल कहते हैं। हिंदी में इसे तरल कृमि नमूना कहते हैं। लिक्विड का मतलब है कोशिका झिल्ली अर्ध तरलीय होता है, ये पूरी तरह से तरल नहीं होता है। अर्ध तरलीय गुण के कारण ही कोशिका जीवित होती हैं,
और कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन में बहुत ही सहायक होता है। अर्धतलीय होने के वजह से ही इसके भीतर जो प्रोटीन है ये पार्श्व गति कर पाते हैं। ये जितने ही अर्धतलीय होंगे उतने ही प्रोटीन गति करते हैं। मोजेक का मतलब होता है उबड़ खाबड़। जैसे कि आप किसी पुराने पत्थर को देखे होंगे, उसका सतह रूखर होता है लेकिन मुलायम होता है। ठीक वैसा ही कोशिका झिल्ली उबड़ खाबड़ और लचीली होती है। लचीलापन कोशिका झिल्ली के अर्धतलीय गुण के कारण होता है। कोशिका झिल्ली के अर्धतलीय गुण और लचीलापन कोशिका झिल्ली के कार्य ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही सहायक होता है, जिससे गैस और द्रव के छोटे छोटे अणु कोशिका झिल्ली के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। जो बड़े अणु और आयन होते हैं उनके परिवहन के लिए कोशिका झिल्ली में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कोशिका के अंदर और बाहर ले जाने और ले आने का काम करते हैं। जो गैस के अणु होते हैं वो साधारण विषण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली के अंदर और बाहर जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है ये विषण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका से बाहर और अंदर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से विषण प्रक्रिया के द्वारा ही नस में जाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड विषण के द्वारा ही हमारे फेफड़े में आता है और फिर बाहर आ जाता है। विषण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहने की प्रक्रिया है। विषण को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पानी हमेशा ऊंचे वाले क्षेत्र से नीचे वाले क्षेत्र की ओर बहता है, ठीक वैसे ही विषण में पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है। इसी प्रक्रिया को विषरण कहते हैं। पानी भी कोशिका झिल्ली के द्वारा विषरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका से अंदर और बाहर जाता है, लेकिन जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं क्योंकि ये कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। इस तरह के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं क्योंकि इस तरह के परिवहन में कोशिका झिल्ली को कोई काम करना नहीं पड़ता है, जिसके वजह से इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है। इंग्लिश में इसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन कुछ बड़े अणु और आयन जैसे कि ग्लूकोज और पोटेशियम आयन और सोडियम आयन के लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस तरह के परिवहन में ऊर्जा की खपत होती है, जिसके वजह से इसे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सक्रिय परिवहन कहते हैं। वाहक प्रोटीन बिल्कुल पंप की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पर कोई अणु आ जाता है तो ये अंदर की तरफ खींच लेते हैं और इधर से बंद कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसे बाहर की तरफ ले जाते हैं। अगर कोशिका के अंदर किसी अणु को लाना होता है तो ठीक उसी तरह विपरीत प्रक्रिया के द्वारा इधर से बंद कर देते हैं और इधर फेंक देते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा काम प्रोटेक्शन का है, यानी कि ये कोशिका को बाहरी वातावरण से आने वाले धूल और वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं और इसे बाहरी वातावरण से अलग करते हैं। अब कोशिका को ये कैसे मालूम चलेगा कि जो बाहर से आ रहा है वो वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर कोई धूल कण है? इसके लिए कोशिका झिल्ली के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं जो बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया को पहचान लेते हैं और कोशिका को सूचित कर देते हैं, जिसकी वजह से उस चीज को कोशिका के अंदर आने नहीं देता है। लेकिन कभी कभी ये धोखा भी खा जाता है, जैसे कि कोरोना में होता है। कोरोना का जो स्पाइक होता है ये कोशिका झिल्ली के ऊपर लगे रिसेप्टर में फिट हो जाते हैं, जिसके वजह से कोशिका कंफ्यूज हो जाता है और उसे अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है, जो कोशिका के लिए खतरनाक साबित होता है। कोशिका का जो अगला काम है वो सपोर्ट करना है, यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका को यांत्रिक सहायता देता है और कोशिका को पचकने से बचाता है। हालांकि पचकने से बचाने के लिए कोशिका के अंदर बहुत सारे पतले पतले साइटोस्केलेटन होते हैं जो कोशिका के ढांचे को बनाए रखते हैं और उसे पचकने से बचाते हैं। कोशिका झिल्ली ही कोशिका को एक निश्चित आकृति में बनाए रखती है। हालांकि कोशिका की आकृति और आकार उसके कामों की वजह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के किसी और अंग के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।